गुरुदीप क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां मैं आपका दोस्त, आपका साथी अतुल पारिक दिल से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सूजश प्रश्नोत्तरी, है ना, जिसमें दोस्तों राजस्थान सरकार ने एक नई पहल करी है, जिसमें वो जुलाई माह से अपनी जो उसके जो मंथली जो सूजश आती है, उस सूजश के नीचे उसने है ना प्रश्नोत्तरी देना भी शुरू किया है, और इसके जो उत्तर है ये नेक्स्ट महीने वाली सूजश के साथ दिए जाते हैं। आप लोगों को दोस्तों इन सारे लगभग 24-25 के आसपास जो प्रश्न है, इन प्रश्नों को व्याख्या सहित मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मेरे साथियों। एक एक प्रश्न पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। और मैं कहता हूं दोस्तों, रीट मेंस के लिए तो, क्योंकि रीट मेंस जो हमारी मुख्य भर्ती परीक्षा होगी उसमें केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स आता है, और दोस्तों करंट अफेयर्स है उसमें विशेष रोल जो है वो सूजश निभाता है। और ये सिर्फ करंट अफेयर, हम कहें कि ये सिर्फ हमारे रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए नहीं, अभी तो दोस्तों वीडियो या फिर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड राजस्थान के हर एग्जाम के लिए ये जो वीडियो है मेरे दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों आप लोग ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि आप लोगों को मैं 100% दावे के साथ कहता हूं कि आप लोगों को इस प्रश्नोत्तरी से सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो हम शुरू करते हैं मेरे साथियों। आइए, ये देखो, है ना, हम पहला प्रश्न लेते हैं मेरे साथियों। पहला प्रश्न, एक एक प्रश्न को हम अच्छे तरीके से डिटेल से सोल्व करेंगे। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है दोस्तों कि राजस्थान में गिव अप अभियान जो है इसकी शुरुआत कब हुई? 1 नवंबर 2024, 1 अक्टूबर 2024, 15 नवंबर 2024, 1 जुलाई 2024। आप लोगों को मेरे साथ में जवाब देते हुए चलना, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। राधे राधे, जय श्री राम, है ना, बिल्कुल, हाँ, है ना, गुड इवनिंग आप सभी को। बिल्कुल आप लोगों के कमेंट आप लोगों को देखते हुए चलना, मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं। दोस्तों खुद का एनालिसिस हमको खुद करना है, बिल्कुल, है ना, और हमको कोई बताने नहीं आने वाला है कि तू कितने गहरे पानी में है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को खुद को आकलन करना है कि मैं कितने गहरे पानी में हूं, और उस गहरे पानी से निकालने का काम गुरुदीप की टीम आप लोगों के लिए हमेशा करेगी। दोस्तों हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर, सदैव तैयार खड़ी हुई टीम है। दोस्तों ध्यान रखना, 1 नवंबर 2024, 1 नवंबर 2024 से राजस्थान में गिव अप अभियान की शुरुआत हुई मेरे दोस्तों, जिसका जो मुख्य उद्देश्य है वो गरीब वो की जो खाद्य सुरक्षा में अपात्र जो व्यक्ति है उनका नाम हटवाने से संबंधित ये योजना है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो इसकी जो तिथि है वो बढ़ाकर कितनी कर दी है? 31 अक्टूबर 2025, और वर्तमान में भीलवाड़ा जिला इसमें टॉप पे। कौन सा जिला टॉप पे भाई? पहले जयपुर टॉप में था और अब इसमें भीलवाड़ा जिला टॉप पे। बिल्कुल मेरे दोस्तों को एकदम सही से जवाब आ रहे हैं। दोस्तों आप लोगों को इसी तरीके से जवाब देते हुए चलना। देखो भाई, नेक्स्ट प्रश्न हम कौन सा लेते हैं? देखो भाई, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में बीहड़ क्षेत्र, बीहड़ को क्या कहा जाता है भाई? रेवाइन एरिया सर्वाधिक है। कोटा, भरतपुर, बूंदी, जयपुर। हम जानते हैं दोस्तों कि चंबल नदी जो कि महू जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है और ये राजस्थान में 84 से लगभग प्रवेश करती है। तो कि राजस्थान में चंबल नदी में, है ना, जहां भी चंबल नदी प्रवाहित होती है वहां बीहड़ क्षेत्र, या हम कहें कि, है ना, जो कंदराई जो बनती है या फिर जो, है ना, जो घाटियां जो बनती है उन घाटियों को क्या कहा जाता है भाई? बीहड़ क्षेत्र कहा जाता है। और ये बीहड़ क्षेत्र राजस्थान में सर्वाधिक कहां पे? हम जानते हैं दोस्तों, धौलपुर, करौली, है ना, ये वाला जो क्षेत्र है बीहड़ क्षेत्र आता है। वहां ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में एक ही सही है। कौन सा? कोटा। जहां से चंबल नदी निकलती है मेरे दोस्तों, कोटा जो है इसमें सर्वाधिक आपको बीहड़ क्षेत्र या रेवाइन एरिया जो है वो देखने को मिलेगा। और अभी हमको पता है कि हमारे जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर हुआ था उसमें भी प्रश्न पूछा गया था। तो आप लोगों को मेरे साथ जवाब देते हुए चलना। मेरे दोस्तों के एकदम बिल्कुल सही से जवाब आ रहे हैं, इसी तरीके से आप लोगों को मेरे साथ बन जाना भाई। देखो भाई, नेक्स्ट सवाल क्या करा हमारा? नेक्स्ट जो प्रश्न है, केम्पा योजना। कौन सी योजना मेरे दोस्तों? केम्पा योजना। दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है ये योजना। हाँ बिल्कुल, है ना, वनीकरण, बाल पोषण, शहरी विकास या फिर क्षय निवारण। केम्पा योजना भाई, हाँ फटाफट से आप लोगों को जवाब देना भाई, केम्पा योजना किससे संबंधित है मेरे साथियों? बिल्कुल मेरे साथियों का एकदम सही जवाब आ रहा है, केम्पा योजना वनीकरण से संबंधित है। यानी राजस्थान में वनों को, है ना, जो वनों का विकास है, ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना, वृक्षारोपण को, है ना, मद्देनजर रखते हुए मिशन हरियालो राजस्थान जो, जिसमें कि 5 करोड़, मतलब हम कहें कि 5 सालों में 50 करोड़ पेड़ लगाए जाएंगे। 2024-25 में 7 करोड़ पेड़ लगाए गए और 2025-26 में 10 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो कि ये जो केम्पा योजना मेरे दोस्तों ये वनीकरण से संबंधित है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या कर रहा है मेरे साथियों? अगला प्रश्न देखो कि राजस्थान में मंदिर मंडल अधिनियम के तहत पंजीकृत मंदिरों की संख्या कितनी है? ध्यान रखना दोस्तों, मंदिर मंडल जो एक्ट बना था इसमें राजस्थान के कितने मंदिर है जो पंजीकृत है? 8, 7, 2 या फिर 1? हाँ भाई फटाफट से जवाब देना आप लोगों को। बिल्कुल हाँ, राजस्थान में मंडल मंदिर जो एक्ट आया था, इस एक्ट के तहत दोस्तों राजस्थान में कितने मंदिर जो है वो पंजीकृत है भाई? हाँ भाई
बिल्कुल। कितने मंदिर पंजीकृत है मेरे साथियों? 2 मंदिर। कितने भाई? 2 मंदिर। दोनों मंदिरों के नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ मेरे साथियों। एक तो जो श्रीनाथ जी का मंदिर है नाथद्वारा में, वल्लभ संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ मानी जाती है, वो मंदिर इसमें पंजीकृत है। और एक मंडफिया चित्तौड़गढ़ में श्री सांवरिया सेठ का जो मंदिर है ना, सांवरिया सेठ का जो मंदिर है वो इसमें पंजीकृत है। यानी इसमें 2 ही मंदिर पंजीकृत है, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर और मंडफिया चित्तौड़गढ़ का सांवलिया जी का मंदिर। बिल्कुल मेरे दोस्तों का एकदम सही से जवाब आ रहा है दोस्तों। अगला सवाल लेते हैं। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर पोटाश खनिज के भंडार नहीं है? ये पूछ रहा है कि राजस्थान में किस जगह पर पोटाश खनिज के भंडार नहीं है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पोटाश जो है दोस्तों, अभी हम कहें कि हमारे राजस्थान में लगभग आपको 95% से ज्यादा है ना, देश का 95% पोटाश का जो भंडार वो आपको राजस्थान में मिलने वाला है। कहाँ मिलने वाला है? हमारे राजस्थान में। और हम कहें कि ये हमारा मतलब एकमात्र ऐसा खनिज है जिसे क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में डाला गया। कौन सी श्रेणी में भाई? क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में डाला गया। और कौन सा खनिज है भाई? ये पोटाश में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने, मतलब हम कहें कि पूरे देश में पहली बार जो पोटाश का खनन है वो हमारे राजस्थान में शुरू किया जा रहा है। और कहां से भाई? ध्यान रखना कि कौन सा नहीं है, तो कि सतीपुरा बिल्कुल है, लाकासर बिल्कुल है, भरूसरी बिल्कुल है, रोहिल नहीं है मेरे दोस्तों। ये रोहिल जो है दोस्तों, ये यूरेनियम, ये है ना, ये रोहिल जो ये जगह पड़ती है कहाँ है? सीकर में है। और यहाँ पे हमको यूरेनियम के भंडार मिले। क्या मिले भाई? यूरेनियम का। बिल्कुल देश का तीसरा और राजस्थान का पहला यूरेनियम पावर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू होगा भाई? रोहिल के अंदर। और ये जो पोटाश के खनिज कहाँ भाई? सतीपुरा, लाकासर और भरूसरी, है ना। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, परीक्षा में यही सवाल छपेगा, क्योंकि रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में खनिज टॉपिक है, तो बिल्कुल ये सवाल इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है? एक एक प्रश्न का पोस्टमार्टम करेंगे दोस्तों। हाँ, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा खनिज भंडार? दोस्तों पहला हार्ड रॉक यानी ऐसी चट्टान, मतलब थोड़ी सी हम कहें कि कठिन चट्टान। कौन सी चट्टान है भाई? कठिन चट्टान है। और हम कहें कि दुर्लभ मृदा, मतलब हम कहें कि दुर्लभ मृदा खनिज भंडार, यानी हम कहें कि जैसे ऐसे खनिज जो आपको रेयरली मिलेंगे, है ना, ऐसे हर कहीं नहीं मिलने वाले, बहुत मुश्किल से ऐसे खनिज मिलते हैं। और हाल ही में हमारे राजस्थान के अंदर देश का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ खनिज भंडार कहाँ मिला भाई? जावर माइंस उदयपुर के अंदर, आनंदपुरा भूकिया उदयपुर के अंदर, भाटीखेड़ा बालोतरा या फिर सतीपुरा हनुमानगढ़। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना हमको। भाटीखेड़ा, कौन सा खेड़ा भाई? भाटीखेड़ा, ये बालोतरा में पड़ता है। बालोतरा जिले के सिवाना तहसील में ये गांव पड़ता है भाटीखेड़ा। और यहीं से हमको राजस्थान ही नहीं अपितु देश का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ मृदा का खनिज भंडार मिला है। बिल्कुल एक एक प्रश्न आप लोगों को नोट करते हुए चलना, मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितने प्रश्न गलत हो रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मेरे दोस्तों एकदम सही जवाब आ रहे हैं। सर ये सूजस इंपॉर्टेंट, हाँ बिल्कुल सूजस बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे साथियों। आप लोगों को खाना छोड़ देना है, खाना पीना छोड़ देना है, नींद लेना छोड़ देना है, लेकिन सूजस नहीं छोड़ देना, है ना। सूजस को अगर मेरे किसी दोस्त ने अगर हल्के में ले लिया तो दोस्तों आप लोगों ने एग्जाम ही हल्के में ले लिया। हाँ बिल्कुल, इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली सूजस। अगला देखो भाई, राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इस वर्ष संभाग स्तरीय राजकीय आवासीय वेद विद्यालय खोला गया? ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना कि इस वर्ष यानी 2024-25 की बात कर रहे हैं, संभागीय स्तर ये राजकीय आवासीय वेद विद्यालय कहाँ खोला गया? हाथोज, नाथद्वारा, फलोदी या फिर सालासर। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी हम कहें कि वैदिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, वैदिक गुरुकुलों की स्थापना की जा रही है, और हमारे बजट में घोषणा हुई है। क्या घोषणा हुई भाई? राजस्थान के 4 संभाग जयपुर अजमेर, जोधपुर और कोटा, इन 4 संभागों में मेरे दोस्तों क्या वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। कौन से गुरुकुल भाई? वैदिक गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैदिक गुरुकुल पार्क कोटा के अंदर बन रहा है। कहाँ बन रहा है? वैदिक गुरुकुल पार्क कोटा में बन रहा है मेरे साथियों। यहाँ पहुंच रहा है कि जो संभाग स्तरीय राजकीय आवासीय वेद विद्यालय कहाँ खोला गया भाई? हाथोज के अंदर। और हाथोज गांव कहाँ पड़ता है भाई? जयपुर के अंदर। कहाँ पड़ता है मेरे साथियों? जयपुर में पड़ता है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, छाप लेना, परीक्षा में छपने वाला है। हाँ भाई बिल्कुल मेरे साथियों के एकदम सही से जवाब आ रहे हैं। आपको इसी तरीके से जवाब देते हुए चलना मेरे साथियों। बिल्कुल अगला हमारा सवाल लेते हैं, भारत के पहले स्वदेशी प्रक्षेपण यान का क्या नाम है भाई? SLV-3 द्वारा कौन से उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये जो दोस्तों भारत का पहला हम कहें कि स्वदेशी प्रक्षेपण यान का नाम ध्यान रखना SLV-3 है। इसके द्वारा किस उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया? ये जो दोस्तों हम जानते हैं डॉक्टर APJ
अब्दुल कलाम जो है दोस्तों, ये हम है ना, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, और इन्हीं के प्रयासों से 1980 के अंदर इस यान को प्रक्षेपित किया गया। और इसमें किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया भाई? रोहिणी को। कौन सा? रोहिणी। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, ध्यान रखना कि भारत में स्वदेशी तकनीक से विकसित हम कहें कि पहला उपग्रह कौन सा था? रोहिणी था। और इसे किस यान के द्वारा? SLV-3 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या करा कि पुस्तक है ना, किताब का नाम दिया गया द टू, है ना, द टू प्लान्स प्रोमिसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट, है ना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण लगा देना इस प्रश्न के आगे। द टू प्लान्स प्रोमिसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट के लेखक कौन है भाई? शशि थरूर, जनरल AS वैद्य, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, नानाजी देशमुख। दोस्तों हाँ बिल्कुल, क्या बात है, हाँ सूजस पढ़ के आए हो आप लोग, बिल्कुल सूजस पढ़ के आए हो, तभी इतने बढ़िया बढ़िया एकदम फटाफट फटाफट जवाब दे रहे हो। बिल्कुल मेरे सभी दोस्तों का शानदार जवाब आ रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे, है ना, इनकी बहुत एक अच्छी किताब थी कि द टू प्लान्स प्रोमिसेस परफॉर्मेंस एंड प्रोस्पेक्ट। इनका दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि हम जैसे कहते हैं कि किसी गरीब व्यक्ति, मतलब जो आम आदमी होता है, आम आदमी को अपना जीवन जीने के लिए 3 चीजें चाहिए। क्या चाहिए भाई? रोटी, कपड़ा, मकान। क्या है ना, 3 चीजें हम इतने दिन देखते आ रहे हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीजें किसी भी आम इंसान को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है, रोटी, कपड़ा, मकान। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मानना था दोस्तों कि इन 3 चीजों में 2 चीजें और जोड़ो। क्या जोड़ो भाई? एक तो जोड़ो हमारे पढ़ाई, क्या जोड़नी है? पढ़ाई। और एक जोड़नी है दवाई। कितनी? 5 चीजें कर दी इन्होंने, रोटी, कपड़ा, मकान के साथ में पढ़ाई और दवाई। मैं कह रहा हूं दोस्तों, जिस देश में शिक्षा जितनी ऊंचे स्तर पर रहेगी, या मैं कहूं कि जिस देश का बच्चा बच्चा पढ़ेगा, वो देश आगे दौड़ेगा, वो देश सबसे आगे रहने वाला है मेरे दोस्तों। और यही सपना था किसका? पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। उन्होंने किसी भी व्यक्ति के जीवन निर्वाह के लिए 5 चीजें जरूरी बताई है, रोटी, कपड़ा, मकान इत्यादि हम ये सुनते आ रहे थे, लेकिन पढ़ाई और दवाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। कितनी? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल हर बच्चा पढ़ना चाहिए, और हर बच्चा पढ़ना चाहिए, इसी की मुहिम के साथ गुरुदीप क्लासेस आप लोगों के लिए खड़ा हुआ मेरे दोस्तों। मेरे दूर दराज डाणियों में बैठे हुए मेरे भाइयों, है ना, दूर दराज के गांवों में बैठे हुए मेरे साथियों के लिए गुरुदीप क्लासेस ऐसे ही दिन रात मेहनत कर रहा है। और दिन रात मेहनत करते हुए दोस्तों आप लोगों के लिए, है ना, इस दिवाली एक खुशियों का दीपक जलाने के लिए गुरुदीप क्लासेस आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है, ताकि उनके घर का जो चिराग है, उनके घर का जो दीपक है, वो इसी तरह खुशियां लाता रहे। और आप लोग जल्दी से, हाँ बिल्कुल एकदम सरकारी मार्सा बन जाओ, और स्कूलों में जाके बच्चों को शिक्षा दो। और ये जो पढ़ाई है, ये जो शिक्षा है, इस शिक्षा को, है ना, शिक्षा की एक क्रांति ला दो। बिल्कुल, है ना, हम ये चाहते हैं कि हमारे यहां से या फिर कहीं से भी आप पढ़ो, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है मेरे साथियों। अगला सवाल देखो भाई, इन्हें ये, है ना, इसी पर आधारित सवाल है कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में पूछा भी गया है, RPSC ने भी पूछा है, कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी पूछा है, और मैं कह रहा हूं आपके पेपर में भी छपने वाला है। हाँ, आप ही के पेपर, जो कि 17 से 21 जनवरी को पेपर होने वाला है, उसमें ये प्रश्न छाप लेना मेरे दोस्तों कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा जो मेरे दोस्तों किस अवधि में चलाया गया? 5 जून से 20 जून, 24 जून से 9 जुलाई, 5 अप्रैल से 20 अप्रैल, 24 मई से 9 जून। दोस्तों ये वही ऑप्शन है जो हम जनरली मैंने आपको बहुत बार ये जो सवाल है, इसको हमारे जो ये जो मॉडल पेपर आ रहे हैं, मॉडल पेपर में मैंने आपको ये सवाल करवाया हुआ है। इसी तरीके के आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे, परीक्षा में भी ये ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और छपने वाला सवाल है बिल्कुल कि जो BPL परिवार के जो व्यक्ति है, या हम कहें कि जो परिवार है, उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए ये जो पखवाड़ा चल रहा है, जिसका क्या नाम है भाई? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मेरे दोस्तों, 24 जून से 9 जुलाई। कब चल रहा है भाई? बिल्कुल मेरे सभी प्यारे दोस्तों का एकदम सही से जवाब आ रहा है, 24 जून से 9 जुलाई चल रहा है। इसमें दोस्तों पहले चरण में 5000 गाँव का चयन किया गया। कितने गाँव का भाई? 5000 गाँव का चयन किया गया है, और इनको 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कितने रुपए की भाई? 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहले चरण में 5000 गाँव का चयन किया जाएगा, और 24 जून से 9 जुलाई। अगर मैं बात करूं दोस्तों, 5 जून से 20 जून वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चला था। कौन सा? वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान, जिसकी शुरुआत तो जयपुर के रामगढ़ बांध से हुई थी, और उसका समापन जैसलमेर की गड़ीसर झील से हुआ था। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मेरे दोस्तों, एकदम शानदार शानदार जवाब आ रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों को जवाब देते हुए चलना मेरे साथियों। बिल्कुल, हाँ राधे राधे, बिल्कुल, हाँ गुड इवनिंग आप सभी को, गुड इवनिंग। बिल्कुल, चलो भाई चलो, अगले सवाल की तरफ चलो।
राजस्थान बजट वर्ष 2025-26 में बेलों से खेती योजना। दोस्तों हम जानते हैं कि बेल आजकल आपको है ना नजर नहीं आएंगे, क्योंकि अब ट्रैक्टरों का जमाना आ गया है, अब मशीनों का जमाना आ गया है। इस मशीनरी युग में राजस्थान सरकार चाहती है कि वापस मेरा जो किसान है वो उसी बेलों के माध्यम से खेती करे, और वो चाहती है कि जिनके भी घरों में बेलों का जोड़ा है उसको कुछ प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जाए। तो इसमें दोस्तों इस योजना के अंदर जो पात्र किसान को प्रतिवर्ष दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि कितनी, हमको ये राशि बतानी कि उनको कितनी राशि दी जाएगी भाई, 60,000, 50,000, 30,000 या फिर 20,000। और दोस्तों 2 बेल होने चाहिए, यानी बेलों का एक जोड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक जोड़ा। और एक जोड़े में कितने बेल होते हैं भाई? 2 बेल होते हैं। कितने बेल होते हैं? 2 बेल। इनको कितनी राशि दी जाएगी? बिल्कुल मेरे दोस्तों का सही जवाब आ रहा है, बार बार ये प्रश्न छपेगा दोस्तों। आने वाला सवाल है ये 30,000 रुपए। कितने रुपए दिए जाएंगे मेरे साथियों? 30,000 रुपए दिए जाएंगे एक जोड़े के ऊपर। और कौन सा भाई? योजना का नाम ध्यान रखना, बेलों से खेती योजना। इसकी घोषणा किस बजट में हुई थी भाई? 2025-26। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है हमारा? बंड देवरा मंदिर। कौन सा मंदिर है भाई? बंड देवरा मंदिर किस जिले में स्थित है? बारा, बूंदी, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा। आप लोगों ने दोस्तों इधर उधर बहुत सारे मंदिर पढ़े होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ सूजस में जितने भी मंदिर चर्चा में रहते हैं, मैं आप लोगों का साथी आप लोगों के लिए इसी तरीके के प्रश्न लाता रहूंगा, जिनमें सूजस में चर्चित जो भी मंदिर रहे हैं, या फिर हम कहें कि सूजस में चर्चित जो भी योजनाएं, जो भी खेल खिलाड़ी रहे हैं, वो सब आप लोगों को कवर करवाऊंगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से बनता है मेरे साथियों। अभी हमने इतिहास देखा, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, पटवारी, जितने भी परीक्षा हुई है यहीं से सूजस से बार बार प्रश्न बना मेरे दोस्तों, बार बार प्रश्न बना है। ठीक है, चलो भाई, ये जो बंड देवरा मंदिर ये कहाँ है? 12 जिले के अंदर। कौन से जिले में भाई? 12 जिले में। हमारे हम कहें कि मलय वर्मा। कौन से वर्मा भाई? मलय वर्मा ने 10वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण कराया, जिसे हाड़ौती का खजुराहो भी कहा जाता है, और पंचायतन शैली में इसे हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है मेरे दोस्तों, और पंचायतन शैली में हाड़ौती का खजुराहो और पंचायतन शैली में बना हुआ ये मंदिर है। कौन सी शैली भाई? पंचायतन शैली में बना हुआ। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10वीं सदी में मलय वर्मा ने बनाया। बिल्कुल है ना, बंड देवरा मंदिर 12 जिले के अंदर है। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है? वो का वही सवाल आया वापस। राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। कौन सी योजना भाई? गरीबी मुक्त गांव योजना में प्रथम चरण में कितने गांवों का चयन किया? 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000? दोस्तों अभी हम पढ़ के आए हैं, ये जो पखवाड़ा चल रहा था उसी पखवाड़े के तहत मतलब जैसे है ना, इसमें एक योजना चली गई गरीबी मुक्त गांव योजना, जिसमें दोस्तों 5,000 गांवों का चयन किया गया। कितने गांव भाई? 5,000 है ना। और इसमें जो बीपीएल जो परिवार है उनको कितनी 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देकर उनको सम्मानित किया जाएगा, और उनको गरीबी रेखा से ऊपर लाया जाएगा। हाँ भाई चलो, अगला सवाल देखो, पोहरों की हवेली। कौन सी हवेली भाई? पोहरों की हवेली किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू। दोस्तों आप लोगों को जवाब देते हुए चलना मेरे साथ। हाँ बिल्कुल मेरे साथियों, आप लोगों को जवाब देते हुए चलना मेरे साथ, क्योंकि आप लोगों को खुद का एनालिसिस खुद करना है। हाँ, हमको कोई बताने नहीं आएगा। बिल्कुल, ये जितनी भी सूजस में चर्चित हवेलियां हैं, या हम कहें कि बावड़ियां वगैरह जितनी भी सूजस में आ रही है, बहुत ही ज़्यादा हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली मेरे साथ, हर एक चीज़। पोहरों की हवेली मेरे दोस्तों झुंझुनू के अंदर है, और झुंझुनू में एक जगह पड़ती है महणसर। कौन सी जगह भाई? महणसर। यहाँ पे सोने चांदी की हवेली भी देखने को मिलेगी। कौन सी हवेली भाई? सोने चांदी की हवेली। छाप लेना, कहाँ है भाई? महणसर झुंझुनू में है। और यहीं पर पोहरों की हवेली। दोस्तों पोहरों की हवेली की खासियत बात बताऊं, इस पोहरों की हवेली में स्वर्ण अक्षरों में, यानी हम कहें कि स्वर्ण अक्षरों में पूरी रामायण अंकित है। हाँ, पूरी रामायण का अंकन जो है वो स्वर्ण अक्षरों में किया गया। कौन सी हवेली में भाई? पोहरों की हवेली में। और ये कहाँ है? झुंझुनू में। और झुंझुनू में जगह पड़ती है हमारी महणसर, जहाँ पर सोने चांदी की हवेली भी। बिल्कुल है ना, आप लोगों का एकदम सही से जवाब आ रहा है। इसी तरीके से आप लोगों को जवाब देते हुए है ना, जवाब देते हुए चलना मेरे साथियों। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है भाई? 15वां प्रश्न है। अगला कौन सा भाई? 15वां प्रश्न है। 15वां प्रश्न क्या कर रहा है? दर्शनीय पर्यटन स्थल चाचा कोटा राजस्थान के किस जिले में स्थित है भाई? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही। दोस्तों चाचा कोटा बहुत ही ज्यादा फेमस स्थान है, क्योंकि आप लोग अगर कभी माही बांध घूमने गए हो, हाँ, बांसवाड़ा जिले की आन बान शान, या हम कहें कि माही नदी पर बहुत ही शानदार राजस्थान का सबसे लंबा बांध बनाया गया है। कौन सा? माही बजाज सागर बांध। 3,109 मीटर लंबा जो बांध है, उसके जो बैक वाटर में एक बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, पर्यटन स्थल है। और रीट में भी स्पेशली एक टॉपिक मेंशन किया गया है, पर्यटन स्थल। तो कि ये आप लोगों के लिए बहुत ही काम की जानकारी है ना, चाचा कोटा। और ये चाचा कोटा दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर है। कौन से जिले में भाई? बांसवाड़ा में। और कहें कि दोस्तों स्वदेशी मशीनों के तहत पहला पन बिजली घर राजस्थान में कहाँ बनाया गया? स्वदेशी मशीनों से निर्मित पहला पन बिजली घर भी इसी बांसवाड़ा में जो माही बांध है वहां पर बनाया गया। चाचा कोटा दर्शनीय स्थल कहाँ है भाई? बांसवाड़ा के अंदर। इंपॉर्टेंट जानकारी मैं कर रहा हूँ दोस्तों, नोट्स में ऐड नहीं हो तो छाप लेना, नोट्स में ऐड नहीं हो तो छाप लेना मेरे साथियों। अगला सवाल देखो भाई, राजस्थान
में कितने आभा आईडी बनाकर देश में दूसरे स्थान पर। अभी दोस्तों आरपीएससी ने ये जो है ना फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें पूछा था कि भाई राजस्थान ने है ना कि राजस्थान आभा आईडी बनाने में कौन से स्थान पर रहा, ये सवाल पूछा गया था। तो कि आभा आईडी दोस्तों आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, आभा की कोई फुल फॉर्म पूछे तो क्या बताएंगे, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट, और ये आईडी बनाकर राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। आने वाली परीक्षाओं में भी छाप लेना। बिल्कुल मैंने वैसे एक एक बताया कि कौन से है ना किस योजना में राजस्थान कौन से नंबर पर है। आपको यहाँ क्या पूछा है, आभा आईडी में पूछा देश में दूसरे स्थान पर 4.31 करोड़, 5.31 करोड़, 6.23 करोड़ या 7.31। दोस्तों बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सरकार ने 6.23 करोड़ लोगों की क्या बनाई है, आभा आईडी बनाई है। और आभा आईडी बनाकर राजस्थान देश में कौन से स्थान पर आ भाई, दूसरे स्थान पर मेरे साथियों, कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर। बिल्कुल। अगला सवाल देखो भाई, राजस्थान में वर्ष 2023-24 में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया है। हाँ भाई बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त। हम जानते हैं दोस्तों 24 मार्च को हम क्या मनाते हैं, टीबी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं भाई, टीबी दिवस। और भारत को 2025 तक टीबी मुक्त घोषित करने का भी लक्ष्य रखा गया। कब तक, भारत को 2025 तक टीबी मुक्त घोषित करने का लक्ष्य। अभी हमसे पूछ रहा है कि 2023-24 में कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया भाई। हाँ भाई कितनी ग्राम पंचायतों को, तो कि 586, 1086, 1586 या 2086। मेरे दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, 586 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया। लेकिन ये पहले की जानकारी, ये पहले की जानकारी, मैं आपको सूर्य से भी अपडेट जानकारी दूं मेरे दोस्त, कहो तो दे दूं। बिल्कुल कि अगर कोई पूछे कि 2024-25 में 2024-25 में राजस्थान की कितनी ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया है मेरे दोस्तों, तो कि 3355। कितनी भाई, 3355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। और ये टीबी मुक्त घोषित कर राजस्थान देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया। कौन सा स्थान भाई, तीसरा स्थान। कोई पूछे पहले पे कौन है भाई, पहले पे छत्तीसगढ़ है। कौन सा गढ़ है भाई, छत्तीसगढ़ है। बिल्कुल कि हम पूछे कि 2024-25 में राजस्थान की 3355 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित करके राजस्थान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और पहले स्थान पे कौन है भाई, छत्तीसगढ़ है। 2023-24 का पूछे तो 586 बताना है, 24-25 का पूछे तो 3355 बताना। बिल्कुल इसी तरह आप लोगों को साथ साथ जवाब देते हुए चलना भाई। चलो भाई अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद। हाँ भाई अभी तो हमारी एक योजना चल रही है पंचगौरव योजना। इससे पहले राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई कि हर जिले में एक उत्पाद को महत्व देने के लिए। कौन सी योजना चलाई भाई, एक जिला एक उत्पाद योजना में जिला और उत्पाद कौन सा युग्म सही है। यहाँ हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमको पूछ रहा है कि सही कौन सा है। चित्तौड़गढ़ थेवा कला, ये थेवा कला चित्तौड़गढ़ की है क्या भाई, नहीं है। बिल्कुल थेवा कला कहाँ की है, प्रतापगढ़ की है। कहाँ की है भाई, प्रतापगढ़ की है। बिल्कुल। अगला हमको कह रहा है बाड़मेर कशीदाकारी। चलो इसको अपन है ना, बाड़मेर की कशीदाकारी बिल्कुल सही है, बाड़मेर की कशीदाकारी बिल्कुल सही है। भरतपुर में हमको कह रहा है कि लहसुन तो दोस्तों अभी बजट में घोषणा हुई है कि लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनेगा, 12 के अंदर बनेगा। कौन से जिले में बनेगा, 12 के अंदर। 12 जिले में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। कोई पूछे भरतपुर में क्या है, हम जानते हैं भरतपुर में खाद्य तेल, हम कहें कि सरसों का तेल बहुत ज्यादा होता है, शहद थोड़ा ज्यादा होता है, तो कि यहाँ पर भरतपुर में शहद और खाद्य तेल का जो उत्पाद है वो लिया गया है। उसके बाद दोस्तों 12 में क्या भाई, चावल। 12 में चावल नहीं दोस्तों, 12 में क्या हो गया, सोयाबीन। क्या होगा, सोयाबीन। चावल नहीं होके क्या हो जाएगा भाई, सोयाबीन। तो कि हमको ध्यान रखना है थेवाला कला प्रतापगढ़ की है। हमारे भरतपुर में क्या है भाई, तो कि खाद्य तेल, या फिर हम कहें कि जो हमारे शहद है, लहसुन उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनाया जाएगा, 12 में बनाया जाएगा। 12 का क्या है भाई, सोयाबीन होगा। हम जानते हैं दोस्तों मैंने आपको 3 फसलें बताई है, एक अलसी, एक अलसी बताई, एक हमारे कपास बताया, एक हमारे सोयाबीन बताया। ये तीनों ही फसलें कहाँ होती है भाई, हाड़ौती क्षेत्र में होती। कहाँ होती है मेरे दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र में। तो बाड़मेर की क्या सही है भाई, बाड़मेर की कशीदाकारी बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन होने वाला है। अगला देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है कि राजस्थान के कौन से क्रिकेट खिलाड़ी है, राजस्थान के कौन से क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेला भाई। अच्छा मतलब क्रिकेट खिलाड़ी तो है लेकिन उन्होंने कभी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेला भाई। हनुमंत सिंह, पंकज सिंह, गगन खोड़ा या फिर पी कृष्ण कुमार। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे साथियों। बिल्कुल आप लोगों को, हाँ ये थोड़ा सा है ना, ये सवाल आप लोगों को नहीं आ रहा होगा मेरे सभी है ना दोस्तों के मैं कमेंट देख रहा हूँ ए बी सी। अच्छा इसका दोस्तों सही ऑप्शन कौन सा होगा भाई, डी होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे दोस्तों, डी ऑप्शन होगा। पी कृष्ण कुमार वैसे तो ये केरल के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले भाई, केरल के, लेकिन ये राजस्थान की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। हाँ ये राजस्थान की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं मेरे साथियों। और पी कृष्ण कुमार राजस्थान के ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने कभी भी अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच नहीं खेला है। अगर दोस्तों एक नाम आपसे और पूछ ले कि है ना पुरुषोत्तम दास, ये जो हमारे जो हम कहें कि हमारे जो राजस्थान के आधुनिक
निर्माता कहे जाने वाले जो मुख्यमंत्री रहे कौन, मोहनलाल सुखाड़िया, उनके पिताजी पुरुषोत्तम दास, ये भी क्या है, प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी। एक मैं कहूँ दोस्तों रवि चाहर, है ना, रवि चाहर जो दोस्तों ये हमारे भारतीय क्रिकेट टीम का भी हिस्सा है। रवि चाहर, इनका भी संबंध हमारे राजस्थान से, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगला चलो, अगला सवाल कर रहे हैं, राजस्थान में एकीकृत गौशालाओं को बड़े और छोटे गोवंश पर प्रति पशु प्रतिदिन क्रमशः कितना अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। यानी राजस्थान में गौशालाओं के विकास को लिए हम कहें कि हम वैसे दोस्तों राजस्थान, हम कहें कि राजस्थानी नहीं, अभी तो हम भारत में गाय को माता के समान पूछते हैं, गाय को माता माना जाता है। और उसी मतलब वही जो गोवंश है उनमें बड़े और छोटे जो गोवंश है उनमें प्रति पशु, है ना, प्रति पशु प्रतिदिन, यानी हर रोज एक पशु पर प्रतिदिन कितना जो है ना जो खर्चा वो राज्य सरकार देने वाली है। 50 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए, 80 रुपए, 40 रुपए, या फिर 40 रुपए, 20 रुपए। हाँ भाई, फटाफट से कमेंट बॉक्स में जवाब दो मेरे साथियों, फटाफट से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है मेरे दोस्तों। कितने बड़े व छोटे गोवंश पर प्रति पशु प्रतिदिन कितना अनुदान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, बिल्कुल, है ना, एकदम सही जवाब आ रहा है मेरे दोस्तों का, 50 रुपए और 25 रुपए। कितने रुपए भाई, 50 रुपए और 25 रुपए, ये बड़े, अगर कोई पूछे बड़े गोवंश पर 50 रुपए, छोटे गोवंश पर 25 रुपए, इंपॉर्टेंट है भाई। और हम कहें कि बैलों की जोड़ी को कितने रुपए, 30,000 रुपए दिए जाएंगे। हाँ, बैलों से खेती को प्रोत्साहन करने के लिए राजस्थान सरकार एक बैल की जोड़ी पर, हम कहें कि एक जोड़े पर, यानी जिसमें 2 बैल हो, कितने, 30,000 रुपए दिए जाएंगे। अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल कह रहा है हमारा कि निम्न में से लेखक रचना का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी है ना, हमको एक तरफ लेखक दिया हुआ है, एक तरफ हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, उनकी रचना दी गई है, और पूछ रहा है सुमेलित नहीं है। विजयदान देथा प्रिय मृणाल, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत मूमल, कन्हैयालाल सेठिया, है ना, लीक लकोड़िया, और यादवेंद्र शर्मा चंद्र आपसदारी। दोस्तों आप लोगों ने, हाँ, सिर्फ हमने लगभग आपने एक नाम पढ़ा होगा, कौन सा नाम पढ़ा होगा, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत मूमल। ये नाम तो थोड़ा सा पढ़ा लग रहा है, लेकिन बाकी तीनों नाम ऐसे लग रहे हैं कि कहाँ से पूछ लिए, आरपीसी ने बनाई थी कि ये सूजस, ये आ रहा है दिमाग में कि यार कहीं ये सूजस आरपीसी ने तो नहीं बना दी, ये आ रहा है। दोस्तों आपके अगर नोट्स में अगर ये जानकारी ऐड नहीं हो तो ऐड कर लेना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट छपने वाली जानकारी है मेरे दोस्तों। हाँ, छपने वाली जानकारी, यहीं से प्रश्न बनता है, बिल्कुल हमको ध्यान रखना दोस्तों। विजयदान देथा की अगर आपकी किताब में ऐड नहीं हो तो ध्यान रखना, उनकी फेमस कृति है कौन सी, विजयदान देथा की प्रिय मृणाल। कौन सी मृणाल है भाई, प्रिय मृणाल। कन्हैयालाल सेठिया की किताब है लीक लकोड़िया। कौन सी किताब है, लीक लकोड़िया। इसको तो हम जानते हैं, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की मूमल है ही है ना। ये यादवेंद्र शर्मा चंद्र की आपसदारी नहीं है। आपसदारी किसकी है भाई, नंद भारद्वाज की। कौन से भारद्वाज की भाई, नंद भारद्वाज की। कौन सी रचना भाई, आपसदारी। कौन सी रचना भाई, आपसदारी। इंपॉर्टेंट है, छाप लेना। आपसदारी किसकी रचना भाई, नंद भारद्वाज की, बिल्कुल। अगला सवाल देखो मेरे साथियों, अगला सवाल क्या कर रहा है, राजस्थान के संस्कृत विद्वान वह उनकी रचना का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ हमको संस्कृत विद्वान का नाम दिया हुआ, एक तरफ हमको दिया हुआ सुमेलित नहीं है ना। देखो, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की जो रचना है उसका नाम है जयपुर वैभवम। कालिदास की रचना है मेघदूतम। पंडित अंबिका दंत व्यास की है गुप्ता शुद्धि दर्शनम। और एक है मधुसूदन ओझा की शिशुपालवतम। हाँ भाई, कौन सी नहीं है रचना, फटाफट से जवाब दो, फटाफट जवाब देना आप लोगों को, बिल्कुल, है ना, जल्दी जल्दी जवाब देना। बिल्कुल, मेरे सभी दोस्तों का सही जवाब आ रहा है। ये शिशुपालवतम दोस्तों मधुसूदन ओझा की नहीं है। किसकी रचना है, शिशुपालवतम, महाकवि माघ। हम जानते हैं दोस्तों, हमारा जो भीनमाल जालोर पड़ता है उसे महाकवि माघ की नगरी कहा जाता है। और इन्हीं महाकवि माघ की रचना कौन सी है, शिशुपालवतम। हाँ, श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल का वध किया था। है ना, मतलब हम कहें कि जो हमारे पाप है वो उसके, है ना, शिशुपाल के माफ किए थे। लेकिन अंत में भगवान श्री कृष्ण को अपने सुदर्शन चक्र को चलाना पड़ा, और सुदर्शन चक्र चलाकर शिशुपाल का क्या किया भाई, वध किया गया। क्या किया, वध किया, बिल्कुल, है ना। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा तब तब भगवान श्री कृष्ण खुद स्वयं जन्म लेकर आएंगे और इस दुनिया से पाप खत्म कर देंगे। ये तो हम जानते ही है। क्योंकि ये शिशुपाल वधम किसकी रचना है भाई, महाकवि माघ। और महाकवि माघ की रचना की नगरी कौन सी है, भीनमाल जालोर। कहाँ है भाई, भीनमाल जालोर। अगला हमारा सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या कर रहा है, राजस्थान सरकार की महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों।
हाँ अभी हाल ही में इसमें अपडेट हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में किस कार्य हेतु सहायता दे नहीं है। अच्छा मतलब यहाँ चार हमको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 3 के लिए तो सहायता दी जाती है, लेकिन 1 के लिए सहायता नहीं दी जाती। प्रसूति सहायता दी जाती है क्या? हाँ बिल्कुल दी जाती है। विवाह के लिए सहायता दी जाती है क्या? हाँ बिल्कुल दी जाती है। चिकित्सा के लिए सहायता दी जाती है क्या? हाँ बिल्कुल दी जाती है। लेकिन आवास निर्माण, भाई घर बनाने के लिए इस योजना में पैसा नहीं दिया जाता है ना। घर या तो खुद के हिसाब से बनाओ, या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना जो चल रही है, चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, हाँ चाहे आवास चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, दोनों ही में क्षेत्र में कौन सी योजना चल रही है? प्रधानमंत्री आवास योजना, बिल्कुल है ना। तो ये उस योजना के तहत आप घर बनाओ। बाकी प्रसूति सहायता में हम आपकी मदद करेंगे, विवाह के लिए हम आपकी मदद करेंगे, और हम कहें कि जो हमारे चिकित्सा सहायता में हम मदद करेंगे। दोस्तों अभी जो हमारे जो बजट घोषणा हुई थी उसमें पहले हम कहें कि 2 बेटियों के शादी पर पहले 50-50 हज़ार रुपए दिए जाते थे। कितने रुपए दिए जाते थे? 50-50 हज़ार। लेकिन अब राजस्थान सरकार ने ये बढ़ाकर कितने कर दिए भाई? 75-75 हज़ार कर दिए। कितने कर दिए भाई? 75-75 हज़ार। यानी कितने की वृद्धि कर दी भाई? 25-25 हज़ार रुपए की वृद्धि कर दी। हाँ मेरे साथियों, कितनी वृद्धि कर दी भाई? 25-25 हज़ार रुपए की वृद्धि कर दी है। किसके लिए? 2 बेटियों के विवाह पर कितने? 50 से बढ़ाकर 75 हज़ार रुपए कर दिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। अगला सवाल दोस्तों, आज का ये लास्ट सवाल है। हाँ सूजिस में इतने ही सवाल आए, 24 सवाल ही आए, और आप लोगों को है ना ये इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले हैं। इसीलिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आप लोगों को भाई मैं ये चीज़ आप लोगों को उपलब्ध करवा दूं कि कहीं आप इससे वंचित नहीं रह जाओ, और बिल्कुल प्रॉपर व्याख्या के साथ। ऐसा नहीं कि बस मैं घास काट रहा हूँ, आया ऑप्शन लगाया, हाँ मैं चला गया, ऐसा नहीं कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। एक एक ऑप्शन को थोड़ा सा क्लियरिफाई कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों के ये जो चीज़ें हैं ये आप लोगों की समझ आए, आप लोगों के दिमाग में ये चीज़ें जाए, और इसके आसपास की जितनी भी फिल्में हैं वो आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, अगला देखो भाई, राम जल सेतु लिंक परियोजना। दोस्तों ये योजना जो है इसका नाम काफ़ी बार चेंज हुआ है ना। पहले तो इसका नाम था हम कहें कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, फिर इसका नाम बदलकर हम कहें कि हमारे है ना पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना किया गया। और अब हम कहें कि 22 जनवरी 2025 को श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक अवसर है ना, 1 वर्ष है ना पूरा होने पर इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? राम जल सेतु लिंक परियोजना। इसमें एक बैराज बन रहा, कौन सा? नवनेरा बैराज। कौन सा बैराज बन रहा भाई? नवनेरा बैराज। वैसे इस योजना में 5 बैराज बन रहे हैं और 2 बांध बन रहे हैं। 5 बैराज और 2 बांध। कितने बैराज भाई? 5 बैराज। और बांध कितने बन रहे हैं? 2 बैराज। लेकिन यहाँ पे हमको पूछा है कि ये जो नवनेरा बैराज जो बन रहा है मेरे दोस्तों, नवनेरा बैराज ये राज्य के किस जिले में स्थित है? झालावाड़, बूंदी, कोटा या जयपुर? बिल्कुल, कम से कम इस प्रश्न में तो आप लोगों के एकदम सही जवाब आ रहे हैं। हाँ भाई, नवनेरा बैराज कहाँ बन रहा भाई? ये दोस्तों कोटा में बन रहा है। कहाँ बन रहा? कोटा में। और कोटा में भी कहाँ पे बन रहा है? दिगोद के अंदर। कहाँ बन रहा? दिगोद में जगह पड़ती है ना, कोटा में एक जगह पड़ती है दिगोद, वहां पर क्या बन रहा है भाई? नवनेरा बैराज बन रहा है, जिससे हमारे कोटा, बूंदी और झालावाड़ तीनों ही जिले लाभान्वित होंगे। कौन से? कोटा भी लाभान्वित होगा, झालावाड़ भी होगा और बूंदी भी होगा। जैसे परवन में होता है, परवन जो सिंचाई परियोजना, उसमें भी कोटा, बूंदी, हमारे कोटा 12 झालावाड़, सॉरी है ना, ध्यान रखना भाई। नवनेरा बैराज में तो कोटा, बूंदी और झालावाड़ लाभान्वित होता है, परवन में कोटा, 12 और झालावाड़ लाभान्वित होता है। ये हमको ध्यान रखना है। और दोस्तों ये जो नवनेरा बैराज होगा ये राजस्थान का सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बैराज। कौन सा भाई? सर्वाधिक भराव क्षमता वाला बैराज होने वाला है। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बैराज है ये, इंपोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाएगा। सिंचाई परियोजना रीट मेंस वालों के तो एकदम सीधा सीधा सा टॉपिक एग्जाम में उसमें दिया हुआ है। ठीक है मेरे साथियों। हाँ तो कि आज की ये जो सूजस ये जो प्रश्नोत्तरी सार है मेरे दोस्तों, ये यही है ना, यही संपन्न हुई। आप लोगों को है ना ये सूजस जो इंपॉर्टेंट है, इसी तरीके से आप लोगों को देखते चलना है। आप लोगों को हर महीने की, हाँ बिल्कुल मेरे साथियों, हर महीने की आप लोगों को सूजस प्रश्नोत्तरी हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। आप लोगों को क्या करना है मेरे दोस्तों? गुरुदीप क्लासेस हर दम आप लोगों के लिए खड़ा है। बस आप लोगों को क्या करना है? खुद पर भरोसा रखना है मेरे दोस्तों, खुद की मेहनत पर भरोसा रखना है, हमारे साथ बनना है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो अंतिम समय है, इस अंतिम समय में खुद को लगा दो, जी जान लगा दो मेरे दोस्तों। इस है ना, आप इस समय जितनी मेहनत करोगे खुद के लिए करोगे। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये सोना धोना ये सब बाद में कर लेना। ये तीज त्योहार है ना, दिवाली, ये सब आते रहेंगे है ना, त्योहार है दोस्तों। भारत त्योहारों का देश है। हाँ भारत कृषि प्रधान तो है ही है, लेकिन अब भारत कैसा बन गया? कृषि प्रधान देश बन गया। और उसी कृषि प्रधान देश में क्या मनाए जाते हैं? त्योहार। भारत त्योहारों और विविधताओं का देश है। लेकिन दोस्तों त्योहार जब अच्छे लगते हैं जब हमारी जेब भरी हुई हो। हाँ भाई, जब हमारी जेब में पैसा ही नहीं है तब कौन से त्योहार भाई? त्योहार आएंगे चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। सही बात है कि नहीं है? तो अपने घरों का जो, अपने घरों में दीपक जलाने के लिए आप लोगों को मास्टर बनना पड़ेगा, आप लोगों को सरकारी नौकर बनना पड़ेगा, आप लोगों को सरकारी नौकरी, बिल्कुल आप लोग
का जो सपना है, या हम कहें कि आपके माता पिता का जो सपना है, उस सपने को पूरा करो मेरे साथियों, और जी जान लगा दो। गुरुदीप क्लासेस आप लोगों के लिए खड़ा है, तो आप लोगों का एक ही फर्ज बनता है मेरे दोस्तों कि आप लोगों को खुद के लिए मेहनत करनी है और खुद के क्षेत्र के लिए मेहनत करनी है। मैं कह रहा हूं दोस्तों, आप लोग पढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करो, और आप लोगों को पढ़ाई आज सिलेक्शन के बाद बैठना नहीं है। सिलेक्शन के बाद इस शिक्षा की, है ना, इस शिक्षा की क्रांति में आप लोगों को गुरुदीप क्लासेस के साथ जुड़ना है। और हर एक जगह मेरे दोस्तों मैं कह रहा हूं, हमको मुहिम चलानी है, हमको शिक्षा की मुहिम चलानी है मेरे दोस्तों। क्योंकि 5 चीजें, रोटी कपड़ा मकान के बाद 2 चीजें और जरूरी होती है, एक तो पढ़ाई और एक दवाई, एक पढ़ाई एक दवाई। तो कि पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी देश के विकास के लिए, है ना, शिक्षा का होना बहुत जरूरी है मेरे साथियों। तो कि आपको एक संकल्प लेना है कि हम लोग जब तक, है ना, हम एक सुनते आए हैं कि जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं। तो आप लोगों को छोड़ना नहीं है मेरे दोस्तों, जब तक रीट मुख्य भर्ती परीक्षा का पेपर फोड़ नहीं दो ना, तब तक छोड़ना नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों को मेरे साथ रहना मेरे दोस्तों, गुरुदीप क्लासेस के साथ बना रहना, और आप लोगों को इस रीट मुख्य भर्ती परीक्षा में आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कराना। इसी तरीके से बने रहेगा मेरे दोस्तों। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों एक मुख्य बात कि YouTube भी इस वीडियो को तभी ज्यादा आगे शेयर करेगा जब आप लोग, आपके जो सुझाव है इस, है ना, कमेंट बॉक्स को आप लोगों के प्यार से, है ना, आप लोगों का जो प्यार है, वैसे भी मैं कह रहा हूं दोस्तों, अतुलनीय एकदम शानदार योगदान रहा है आपका। तो ये आप लोगों को जो प्यार है वो बस कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मेरे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी समय 5 बजे 50 प्रश्नों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।